हाय गाइस, आप लोगों का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था सेक्शन में केंद्र राज्य संबंध। ठीक, यानी कि कानूनी रूप से केंद्र राज्य का संबंध कैसे है और केंद्र का राज्य में क्या हस्तक्षेप होता है और विधियां कैसे बनाई जाती हैं, किसकी विधि कहाँ तक लागू होती है, इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे इस केंद्र राज्य संबंध में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केंद्र राज्य संबंध में विधायी संबंध। ठीक, क्या पढ़ेंगे हम लोग? विधायी संबंध के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। विधायी संबंध मतलब होता है जो कानूनी जो संबंध होता है एक दूसरे का, जो विधिक जो संबंध होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें देखते हैं कि केंद्र और राज्यों के मध्य बेहतर संबंधों की स्थापना के लिए उनके मध्य विधायी, प्रशासनिक एवं वित्तीय संबंधों का वर्णन संविधान के भाग 11 एवं भाग 12 में किया गया है। तो किस किन चीज़ों का है तो हम लोग देखते हैं इसमें विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंध। ठीक, तो तीन चीज़ें हैं केंद्र संबंध में। कौन कौन सी चीज़ें हैं? विधायी संबंध है, प्रशासनिक संबंध है और वित्तीय संबंध। तो ये संविधान के किन भागों में उल्लेख है इनका? तो भाग 11 और भाग 12 में इन तीनों संबंधों के बारे में उल्लेख है। ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है कि केंद्र संबंधों का जो प्रावधान है संविधान के किन भागों में है और केंद्र संबंध कैसे और कौन कौन से होते हैं। फिर हम इसमें अगला देखते हैं संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 255 तक केंद्र राज्य विधायी संबंध के प्रावधान उल्लिखित हैं। यानी कि भाग 11 में है अनुच्छेद 245 से लेकर के 255 तक विधायी संबंधों के बारे में उल्लेख है। संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 245 से लेकर के 255 तक केंद्र राज्य विधायी संबंध का उल्लेख है। ठीक, तो ये जो चीज़ है कहाँ से कहाँ तक काफ़ी महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 245 से लेकर के 255 तक केंद्र राज्य विधायी संबंध के बारे में संविधान में उल्लेख है। फिर हम इसमें अगला देखते हैं अनुच्छेद 245(1) के अनुसार संसद भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकेगी और किसी राज्य का विधानमंडल संपूर्ण राज्य या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो सेंटर है, जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार में जो संसद होती है, ठीक, वो संसद का इतना पावर है कि वो संपूर्ण भारत में किसी भी भाग या संपूर्ण भारत के लिए विधि बना सकती है, कानून बना सकती है। ठीक, जहाँ के लिए बनाएगी संपूर्ण भारत के लिए बनाएगी, संपूर्ण भारत में लागू होगा। अगर किसी जगह के लिए बनाती है, किसी स्पेशल स्थान के लिए बनाती है, मान लो बिहार के लिए बनाती है कुछ स्पेशल कानून, सेंटर संसद बनाती है तो केवल बिहार में लागू होगा। तो कहने का मतलब ये है कि सेंटर संपूर्ण भारत के लिए भी विधि बना सकती है और भारत के किसी एक भाग के लिए भी विधि बना सकती है। लेकिन हम लोग यहीं देखते हैं कि जो राज्य संसद होता है यानी कि राज्य विधानमंडल, तो राज्य विधानमंडल की इतनी ही शक्ति है कि वह अपने राज्य में संपूर्ण राज्य के लिए विधि बना सकती है या राज्य के किसी भाग विशेष के लिए कानून बना सकती है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 245(1) में किया गया है। ठीक, तो इतनी चीज़ें हम लोग जाने हैं। अब हम देखेंगे अनुच्छेद 247 के तहत संसद को अधिकार है कि वह कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना कर सकती है। जैसे अगर लगे संसद को कि जो न्यायालय हैं वर्तमान समय में वो अपने अधिकारों को परिपूर्ण नहीं कर रहे हैं या उनमें कुछ लापरवाही बरती जा रही है, ठीक, तो ऐसा प्रावधान कर सकता है सेंटर यानी कि केंद्र सरकार संसद के माध्यम से कि किसी न्यायालय की स्थापना कर। जैसे लोक अदालत होती है, जैसे लोक अदालत की स्थापना जो की जाती है, ठीक, तो किसी भी मामले से आपराधिक न्यायालय की का गठन कर सकती है। तो ऐसा लगता है कि न्यायालय जो है वर्तमान समय में वो काफ़ी नहीं है, तो अतिरिक्त न्यायालय की स्थापना कर सकती है। और जो वर्तमान में जो समस्याएँ देखी जा रही हैं न्यायालय में, बहुत ज़्यादा मामलों का भीड़ लगा है और मामलों का समाधान नहीं हो पा रहा समय से, तो इनके समाधान के लिए अतिरिक्त न्यायालय, अस्थायी और अस्थायी न्यायालय की स्थापना संसद कर सकती है अनुच्छेद 247 के अंतर्गत। ठीक, हम लोग अगला देखते हैं संविधान के अनुच्छेद 248 के अनुसार अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ संघीय संसद को सौंपी गई हैं। तो हम लोग देखते हैं यूएसए में देखते हैं
अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास है? राज्य के पास, राज्य के पास। लेकिन हम लोग देखते हैं वहीं भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ जो होती हैं वह केंद्र के पास होती हैं, ठीक। और ये कहाँ पे उल्लेख है? अनुच्छेद 248 में। अवशिष्ट शक्तियाँ होती क्या हैं? जैसे जो वह शक्तियाँ जो केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची की इतर होती हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? अवशिष्ट शक्तियाँ। फिर हम इसमें अगला देखते हैं, संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत केंद्र एवं राज्यों की विधायी शक्तियों के बंटवारे के लिए 3 सूचियों को संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित किया गया। तो 3 सूचियाँ कौन कौन सी हैं? हमने पहले बोला है अभी, राज्य सूची क्या है? राज्य सूची प्लस केंद्र सूची प्लस समवर्ती सूची, ठीक। तो ये जो संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ठीक। अनुच्छेद 246 के अंतर्गत केंद्र में केंद्र को शक्ति दी गई है, केंद्र सूची में केंद्र की शक्ति है, राज्य में राज्य सूची में राज्य को शक्ति दी गई है, जबकि जो समवर्ती सूची होता है उसमें केंद्र और राज्य दोनों की शक्ति होती है। उन विषयों पे राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा लगता है कि केंद्र का कानून राज्य से ज़्यादा है और दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होता है, यानी कि दोनों में अंतर विरोध होता है, तो जो केंद्र की जो जो कानून होता है उसे हम लोग मान्य करते हैं। फिर हम इसमें अगला देखते हैं, संविधान के 101वां संशोधन अधिनियम 2016 से अंतः स्थापित नए अनुच्छेद 246, यानी कि 101वां संविधान जो संशोधन हुआ 2016 में, तो एक नया अनुच्छेद अंतः स्थापित किया गया संविधान में, अनुच्छेद 246 को, ठीक। के तहत संसद को और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल को संघ द्वारा या उस राज्य द्वारा अधिरोपित माल्य और सेवा कर के संबंध में विधियां बनाने की शक्ति दी गई हैं। यानी कि अगर माल्य एवं सेवा कर से संबंधित कोई विधि, कोई कानून बनाना है तो राज्य अपने राज्य के लिए और सेंटर पूरे संपूर्ण राज्य के लिए या किसी क्षेत्र विशेष के लिए कानून बना सकती है। अनुच्छेद 246 के तहत 101वां संविधान संशोधन हुआ था 2016 में। 101वां संविधान संशोधन है जो है वो जीएसटी से संबंधित है। साथ ही हम देखते हैं कि माल या सेवाओं के अंतर्राज्यिक व्यापार, यानी कि एक राज्य से दूसरे राज्य, जैसे यूपी से एमपी, यूपी से बिहार, जैसे राजस्थान से एमपी, ठीक। तो ऐसे जो संबंध बनते हैं, अंतर्राज्यिक जो व्यापार होती हैं, उनके संबंध में जो विधियाँ बनाई जाती हैं वो किनकी शक्ति होती है? वो संसद की शक्ति होती है। यानी कि उसमें अनन्य शक्ति है। यानी कि अनन्य शक्ति मतलब होगा कि उसके पास एकाधिकार है। इसका जो अंतर्राज्यिक जो व्यापार होता है उससे संबंधित जो अगर कोई कानून बनाया जाता है तो संसद की अनन्य शक्ति है, यानी कि एकाधिकार है कानून बनाने के लिए। फिर हम इसमें देखते हैं अगला, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से संबंधित है, ठीक। यदि राज्यसभा में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प द्वारा घोषित किया है कि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक या समीचीन है कि संसद राज्य सूची के विषय या माल या सेवा कर पर विधि बनाए, तो संसद उस विषय या माल या सेवा कर पर कानून बना सकती है। कुल मिला के ये है, इसका इतना लोचा बहुत ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर लगता है राज्यसभा को अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा को शक्ति दी गई है, अगर लगता है कि राज्य सूची के किसी विषय पे कानून बनाना महत्वपूर्ण है, तो वह 2/3 प्लस संपूर्ण सदस्यों का आधा, ठीक, से अगर कोई प्रस्ताव पारित कर देता है तो संसद उस विषय पर कानून बना सकती है, उस राज्य सूची के विषय पर, ठीक ना। तो अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा को शक्ति दी गई है, राज्यसभा ही कर सकती है अनुच्छेद 249 के तहत, ठीक। तो अगर ऐसा कुछ प्रावधान कर देती है तो सेंटर उस विषय पे, जो राज्य सूची के विषय पे जिसका उल्लेख राज्यसभा करती है, उस विषय पर संसद कानून बना सकती है। फिर हम इसमें अगला देखते हैं, अनुच्छेद 250 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल घोषित किए जाने की स्थिति में संसद को राज्य सूची में वर्णित विषयों या माल या सेवा कर पर विधि बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। सेम वही बात है, अगर आपातकाल लागू हो, राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो, ठीक, तो अनुच्छेद 250 के अनुसार राष्ट्रपति को शक्ति प्राप्त हो जाती है कि वो राज्य सूची के किसी विषय पे, ठीक ना, विधि बनवा सकती है, यानी कि संसद द्वारा विधि बनाया जा सकता है, लेकिन राष्ट्रपति उसका अनुमोदन करे तब। फिर हम इसमें अगला देखते हैं, अनुच्छेद 251 के अनुसार यदि संसद द्वारा अनुच्छेद 249
और अनुच्छेद 250 के अधीन बनाई गई विधियों और राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति पाई जाती हो तो संसद द्वारा निर्मित विधि प्रभावी होगी। तो कहने का कुल मतलब ये है अनुच्छेद 251 में कि अगर अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 250 के अंतर्गत कोई विधि बनाई जाती है, एक तरफ राज्य के द्वारा बनाया जाए और एक तरफ सेंटर के द्वारा बनाया जाए, तो अगर विधियाँ बनाई जाती हैं और विधियों में कोई अंतर विरोध है, ठीक ना, विधियाँ एक दूसरे को काट रही हैं, ठीक ना, मतलब अंतर विरोध उत्पन्न कर रही हैं, तो ऐसी स्थिति में जो संसद की जो विधि होगी, यानी कि जो सेंट्रल सरकार, जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो बनाई गई विधि होगी, वह विधि मान्य होगी। फिर हम अगला देखते हैं, अनुच्छेद 252 के तहत 2 या अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति और ऐसी विधि का किसी अन्य राज्य द्वारा अंगीकार किया जाना उल्लिखित है। कहने का मतलब ये है कि अगर 2 राज्य, ऐसा लगता है कि 2 राज्य अगर सहमत हैं कि कोई कानून बनाया जाना चाहिए, ठीक, उनके संबंध में, तो उनके हित के लिए, तो संसद ऐसा कर सकती है अनुच्छेद 252 के तहत, ठीक। और साथ साथ अगर तीसरा राज्य चाहे, चौथा राज्य चाहे कि जो विधि बनाई गई है उस विधि को अपना ले, तो वो आराम से अपना सकती है उस विधि को, ठीक, मान लो। फिर हम इसमें अगला देखते हैं, अनुच्छेद 253 के तहत संसद को किसी अन्य देश या देशों के साथ की गई संधि, करार या अभिसमय अथवा किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, संगम या अन्य निकाय में किए गए किसी विनिश्चय के कार्यान्वयन के लिए भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए कोई विधि बनाने की शक्ति है। 253 में यही कहा गया है कि अगर मान लो भारत सरकार और बांग्लादेश सरकार के साथ कोई समझौता होता है, कोई संबंध बनता है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनता है, ऐसा लगता है कि उस अंतर्राष्ट्रीय संबंध को विधिक रूप दिया जाना चाहिए, कानूनी रूप दिया जाना चाहिए, तो आराम से उससे संबंधित कानून बना सकती है और संपूर्ण राज्य क्षेत्र के लिए, यानी कि संपूर्ण भारत के लिए वह मान्य होगा, यानी कि संपूर्ण राज्य उसे मानेंगे, मानने के लिए बाध्य भी हैं कि मानेंगे अगर संसद ऐसा कुछ कानून बनाती है। तो इसमें अनुच्छेद 253 में यही कहा गया है। जैसे हम लोग देखे हैं 100वां संविधान संशोधन जो हुआ था, 100वां संविधान संशोधन, उसमें हम लोग बांग्लादेश और भारत के आपस में कुछ क्षेत्र लिए दिए थे, ठीक ना। तो ऐसा जो कानून बनाया गया था वो संपूर्ण भारत के लिए मान्य था और मान्य होगा भी अगर ऐसा कुछ कानून बनाया जाता है। तो ये वीडियो यहीं पे हो गया समाप्त। वीडियो यहीं पे क्या हो गया, ये समाप्त हो गया। तो हम लोग जो विधायी संबंध में पढ़े हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में आया होगा बढ़िया से, और नहीं समझ में आता है तो 2 बार 3 बार 4 बार देखिए, और देखेंगे तो होगा क्या कि जो कन्फ्यूजन होगा वो क्लियर होता जाएगा, और आप एग्जाम में जो अगर इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो बहुत ईजिली, बहुत आसानी से आप करने में सक्षम होंगे। तो अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अरे देखिए यार, शेयर और करने में, लाइक करने में और सब्सक्राइब करने में कुछ पैसा तो जाता नहीं है। अगर इतना हम लोग मेहनत कर सकते हैं आपके लिए तो आप भी कुछ करिए, ठीक। तो यहीं पे हम लोग वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।